ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के लास्ट थिंकर हैं। इसके पहले हमने पढ़ा मेलिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स, मर्टन, और आज हम पढ़ेंगे क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। इसके बाद हम मूव करेंगे यूनिट 7 इन्वायरमेंट पे। मार्क्स, डर्कहाइम और वेबर मैं अभी नहीं पढ़ा पाऊंगा। उसका रीजन ये है कि क्लासिकल थिंकर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही बेसिक होते हैं और उनको आप कहीं से भी पढ़ के कवर कर सकते हैं। बट जो हमारा यूनिट है इन्वायरमेंट, उससे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा डीप में, तो पहले उसको हम कवर करेंगे। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा थियरीज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। सो स्ट्रॉस का जो एरा है वो 1908 से 2009 तक है। दैट मीन्स 101 साल। इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी। क्यों बोलते हैं? अगर आप ध्यान से जानते होंगे, जो एंथ्रोपोलॉजी का इमर्जेंस हुआ था वो कुछ कनेक्टेड है ओरिएंटलिज्म से, क्योंकि जो वेस्टर्न थिंकर थे वो मानते थे कि जो ट्राइब्स होते हैं वो सैवेज होते हैं, वो प्रिमिटिव होते हैं, तो उन्हीं का जब वो स्टडी करते थे तो उसको उन्होंने बोल दिया एंथ्रोपोलॉजी। बट स्ट्रॉस आते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं है, हमको स्टडी तो करना है बट उनको इन्फीरियर दिखा के नहीं करना है। एक जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना है। स्टडी करते समय उसको देखना है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ट्रेड्स मैच कर रहे हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी, और इनको बोलते हैं फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी। इन्होंने स्टडी किया था माटो ग्रेसो का बोरोरो ट्राइब में। जो मेथड्स हैं स्ट्रक्चरलिज्म के, उसमें आता है साइकिक यूनिटी, सेकंड है बाइनरी ऑपोजिशन, और थर्ड है यूनिटी ऑफ ऑपोजिशन। तो ये 3 मेथड्स हैं स्ट्रक्चरलिज्म के। जो साइकिक यूनिटी है, इसका मतलब होता है जो ह्यूमन माइंड होता है वो मेजरली सारे कंडीशन में एक तरीके से काम करता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, बाकी जो ह्यूमन माइंड है एवरेज वो एक ही जैसा काम करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था एडोल्फ बस्टियन द्वारा, और इसका यूज किए थे ईबी टायलर। अगर हमारे सोशियोलॉजी में पूछेगा तो आप जाएंगे ईबी टायलर के साथ में। और दूसरा है बाइनरी ऑपोजिशन, जिसमें हम चीज़ों को 2 बाइनरीज में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डे नाइट, हॉट कोल्ड, और सिंपल सी बात है तभी हम बता पाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है और कौन सी चीज़ क्या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी को देखते होंगे, आप बोलते होंगे बहुत स्मार्ट है, तो आप किसी ना किसी से उसका कंपेयर कर रहे होंगे, तभी आप बोल रहे होंगे ये स्मार्ट है। तो इस तरीके से हम बाइनरी में चलते हैं किसी भी चीज़ को जज करने के लिए। और थर्ड है यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, जिसका मतलब होता है कि जो ये बाइनरी हैं उनमें यूनिटी होती है, उनको हम एक साथ रखते हैं। लाइक प्लस रहेगा तो माइनस भी रहेगा, और माइनस रहेगा तो प्लस भी रहेगा। जो इनका आइडिया था स्ट्रक्चर का वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था सॉसर के आइडिया से, क्योंकि सॉसर लैंग्वेज का स्टडी करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे लैंग्वेज को तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, और उनका एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से हमको चलना होता है। तो उसी को स्ट्रॉस लाते हैं और सोसाइटी को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। वो भी बोलते हैं कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है, और वो यूनिवर्सल होते हैं। और हमारे पास लैंग्वेज की ही तरह स्ट्रक्चर भी होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो स्ट्रॉस बोलते हैं, और यही इनको अलग करता है रेडक्लिफ ब्राउन से। ब्राउन बोलते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है एम्पिरिकल रियलिटी, बट स्ट्रॉस बोलते हैं कि इसका कोई भी लेना देना नहीं है एम्पिरिकल रियलिटी से। और इसीलिए एक लाइन आती है सोशल स्ट्रक्चर हैज़ नथिंग टू डू विथ एम्पिरिकल रियलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एमसीक्यू में, तो आप इसको एज इट इज़ याद रखेंगे। स्ट्रॉस बोलते हैं स्ट्रक्चर को कि ये रियलिटी नहीं है, तो अब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया ये डिफाइन करने का कि अगर ये रियलिटी नहीं है तो क्या है। तो इन्होंने बोला कि स्ट्रक्चर एक मॉडल है, मीन्स मेंटल कंस्ट्रक्ट है, वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, ना कि बाहर एग्जिस्ट करता है। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन बोलता है स्ट्रक्चर को मॉडल, तो हो जाएंगे स्ट्रॉस। तो जब ये डिफाइन कर रहे थे स्ट्रक्चर को, तो वहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज किया सोशल रिलेशंस। तो क्या होता है स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग सोशल रिलेशन? तो ये रिलेशनशिप होता है लोगों के बीच में जो एम्पिरिकल होता है, जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं स्ट्रॉस सोशल रिलेशंस। और इसी सोशल रिलेशन को स्ट्रॉस बोलते हैं कि वो रॉ मटेरियल की तरह काम करता है सोशल स्ट्रक्चर के निर्माण में। तो सोशल रिलेशनशिप हमारा हो गया रॉ मटेरियल, और स्ट्रक्चर हो गया हमारा बिल्डिंग स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग। फिर स्ट्रॉस बोलते हैं कि ये जो हमारा मॉडल होता है वो हिडन होता है और अनकॉन्शियस होता है। स्ट्रॉस मॉडल को 2 टाइप में बांटते हैं। पहला है कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस, और दूसरा है मैकेनिकल वर्सेस स्टैटिस्टिकल। बट उसके पहले हम देख लेते हैं ये बांटते हैं रिसर्च को 2 टाइप में। पहला है ऑब्जर्वेशनल और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल। मीन्स ऐसी रिसर्च जिसको हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे करते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल, और ऐसी रिसर्च जिसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल। अब देखते हैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मॉडल क्या होता है। तो देखते हैं कॉन्शियस क्या होता है। ऐसा मॉडल जिसके थ्रू सोसाइटी अपने आप को देखती है, मीन्स सोसाइटी को पता होता है कि वो क्या कर रही है कॉन्शियस वे में, इसको बोलते हैं कॉन्शियस मॉडल।
और ये सरफेस लेवल पे होता है, मीन्स इसको देखना बहुत ही ईजिली हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। इसीलिए इसका एक और नाम है होम मेड मॉडल्स या फिर इनसाइडर्स मॉडल। मीन्स ये रहता है सरफेस लेवल पे और इसके थ्रू हम डीप में जा सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसा मॉडल जो डायरेक्टली अवेलेबल ना हो और वो कॉन्शियस लेवल पे ना हो, वो डीपर स्ट्रक्चर होता है हमारा, उसी को बोलते हैं अनकॉन्शियस मॉडल। और स्ट्रॉस बोलते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं उनको इसी डीपर स्ट्रक्चर को पढ़ना होता है, स्टडी करना होता है, तभी वो किसी नए थियरी पे पहुंच पाएंगे। बाकी सरफेस की चीज़ें सब लोग देख लेंगे, बट जो डीप मॉडल है उसको देखना इतना आसान नहीं होता है, तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही देख सकता है। अब आता है मैकेनिकल वर्सेस स्टैटिस्टिकल मॉडल। तो मैकेनिकल क्या होता है? एक लाइन है, इट एग्जिस्ट ऑन द सेम स्केल एज द फिनोमिना इटसेल्फ। तो मीन्स मान लीजिए कोई फिनोमिना है, कोई रूल है, अगर उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ एक एग्जांपल देके। तो अगर कोई रूल है उसको हम एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं तो वो हो जाएगा मैकेनिकल। एग्जांपल के लिए मान लीजिए रूल बनाया गया है कि मैरिज कौन कौन कहाँ कहाँ कर सकता है, अगर उसको हम एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा मैकेनिकल मॉडल। बट अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उसको बोल देंगे स्टैटिस्टिकल मॉडल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शादी कर रहे हैं आप और इतना आपको बाउंड कर दिया गया है रूल को लेके कि आप मजबूर हो गए हैं डिविएट करने के लिए जो रूल बनाए गए थे उनसे, तो वो हो जाएगा स्टैटिस्टिकल मॉडल। एमसीक्यू में कैसे पूछ सकता है? पूछ लेगा विच मॉडल एग्जिस्ट ऑन द सेम स्केल एज द फिनोमिना इटसेल्फ, तो वो हो जाएगा मैकेनिकल। और या फिर पूछ सकता है व्हेन द मॉडल्स एंड द फिनोमिना लाई ऑन ए डिफरेंट स्केल, तब उनको बोलेंगे स्टैटिस्टिकल। ये जो एग्जाम्पल थे ये मैंने लिया है इग्नू से, आप जाके वहाँ से पढ़ भी सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो। इनका एक आर्टिकल है द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ, उनमें ये मेथोडोलॉजी का बात करते हैं जिसको लोगों को फॉलो करना चाहिए मिथ को स्टडी करते समय। अब इनके लिए मिथ क्या होता है? ये बोलते हैं मिथ आर्बिट्री होता है और मीनिंगलेस होता है। इनफैक्ट ये एक्सट्रीम में जाते हैं और बोलते हैं कि ये लैंग्वेज की तरह नहीं, लैंग्वेज ही होता है। क्यों? क्योंकि ये भी होता है एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मिथ के थ्रू ही लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तो अगर आप सॉसर को पढ़े होंगे तो उसमें सॉसर यूज करते हैं दो टर्म का, एक टर्म है लैंग्यू और एक है पैरोल। तो लैंग्यू का मतलब क्या होता है अगर सिंपल भाषा में बताएं तो एक सिस्टम, मीन्स बना बनाया, इसमें रूल्स रहेगा, वोकैब रहेगा, ग्रामर रहेगा, उसको बोल देंगे लैंग्यू। और जब उसी रूल्स को, उसी वोकैब को, उसी ग्रामर को हम फॉलो करते हैं रियल लाइफ में इंडिविजुअल लेवल पे, तो उसको हम बोल देंगे पैरोल। तो लैंग्यू एक सिस्टम है और पैरोल उसी का मैनिफेस्टेशन है रियल लाइफ में इंडिविजुअल बेसिस पे। तो जो लैंग्यू होता है वो जनरल होता है, बट जो पैरोल होता है वो स्पेसिफिक हो सकता है। जो कोई भी राइटर है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकता है और उसका यूज कर सकता है। इस तरीके से मिथ बनता है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब क्यों जरूरी था इनको मिथ का स्टडी करना? अच्छा, आपने पढ़ा होगा माइथोलॉजीज लाइक रामायण, महाभारत। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सब माइथोलॉजीज हैं, बट लोग बोलते हैं कि वो माइथोलॉजीज हैं। तो ये बोलते हैं कि क्यों इनको पढ़ना जरूरी है। सो इनको पढ़ना इसलिए जरूरी है जिससे जो यूनिवर्सल पैटर्न है वो हमको मालूम चल पाए। तो रामायण या महाभारत के थ्रू हम जान पाते हैं कि उस समय का इन्वायरमेंट कैसा था, उस समय का स्ट्रक्चर कैसा था। तो इसीलिए मिथ्स को पढ़ना जरूरी होता है। ये बोलते हैं कि ये हमको इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं कि किस वे में कोई भी सोसाइटी बिहेव करती है, कैसी वो सोसाइटी ऑर्गेनाइज करती है अपने आप को। यहीं पे एक टर्म यूज करते हैं ये माइथीम्स, माइथीम या मिथीम, जो भी आप बोलो। तो ये माइथीम होते क्या हैं? अगर मिथ को हम उनके कैरेक्टर्स, एक्शन और थीम के अकॉर्डिंग तोड़ दें तो उसे ही बोलते हैं हम माइथीम। तो इस तरीके से ट्राई कर रहे थे क्वांटिफाई करने का मिथ्स को, जिससे स्टडी करना मिथ्स का आसान हो जाए, इसलिए इन्होंने यूज किया माइथीम का। अब देखते हैं इनका जो अलायंस थियरी है किनशिप का। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है किनशिप पे, वो जाके आप देख लीजिए। यूनिट 8 आपका कवर हो जाएगा वहाँ से, और यूनिट 3 में भी आपका कवर हो जाएगा पूरा, तो उसको आप देख लीजिएगा। इनकी बुक है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, उसमें ये बात करते हैं अलायंस थियरी का। इसमें होता क्या है? अलायंस का मतलब आप जानते होंगे, सिंपल वर्ड्स में जोड़ना, अलायंस होना। आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज में अलायंस होता है, गठबंधन होता है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? पहला होता है इंसेस्ट टैबू, मीन्स जो हमारे क्लोज किन हैं, जो हमारे परिवार के क्लोज लोग हैं, उनमें आपस में शादी नहीं होगा। तो अलायंस थियरी में होना चाहिए इंसेस्ट टैबू। टैबू का मतलब होता है निषेध। फिर और क्या होता है इसमें? सिस्टर का एक्सचेंज होता है, मीन्स एक भाई अपने बहन को भेजता है दूसरे के यहाँ और दूसरा भाई अपने बहन को भेजता है पहले के यहाँ। ये होता है अलायंस थियरी में। ये बोलते हैं कि मैरिज जो होता है वो वीमेन का एक्सचेंज होता है, जिसके थ्रू, और जो वीमेन होती हैं उनको देखा जाता है वैल्यू और साइन के रूप में। तो मैरिज एक्सचेंज ऑफ वीमेन होता है, ये स्ट्रॉस बोलते हैं अलायंस थियरी के लिए। और ये बोलते हैं मैरिज जो होता है वो मैट्रिक्स होता है सोशल किनशिप के ऑर्डर का। अब जब इन्होंने बात किया है एक्सचेंज का, तो उसमें ये 3 टाइप के एक्सचेंज का बात करते हैं। कौन कौन से एक्सचेंज होना चाहिए? एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, मीन्स जो हमारा मैसेज है उसका एक्सचेंज होना चाहिए। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मीन्स जो हमारे मटेरियल हैं, सामान है, उसका एक्सचेंज होना चाहिए। और एक्सचेंज ऑफ वीमेन सबसे आखिरी में। इस तरीके से रेसिप्रोसिटी फुलफिल होती है। इनका एक बुक है सैवेज माइंड, उसमें ये बोलते हैं ह्यूमन माइंड वॉज
स्ट्रक्चर्ड इन द सेम वे यूनिवर्सली। तो अभी हमने बात किया था साइकिक यूनिटी का, तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं इससे। इनके पहले जो वेस्टर्न थिंकर थे, वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वो मानते थे जो सैवेज माइंड होते हैं वो पिछड़े होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। बट इन्होंने बोला ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत सारे ट्रेड्स सैवेज माइंड वाले मॉडर्न माइंड को मैच करते हैं, इसीलिए इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि क्यों स्ट्रॉस बात करते हैं इंसेस्ट टैबू का। तो जो इंसेस्ट टैबू होता है उसका एक जो पॉजिटिव फंक्शन होता है वो ये होता है कि इससे रूल ऑफ एक्सोगेमी को बढ़ावा मिलता है और इससे सोशल इंटीग्रेशन में हेल्प होता है। ये दो टाइप के एक्सचेंज का बात करते हैं। पहला है रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज और दूसरा है जनरलाइज एक्सचेंज। तो क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड मीन्स, मान लीजिए दो लोग हैं ए और बी। ए की वुमेन बी के यहाँ जाएगी और बी की वुमेन ए के यहाँ आएगी, तो इसको बोल देंगे रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज। इसका एक और नाम है सिमेट्रिकल, डायरेक्ट या फिर हार्मोनिक एक्सचेंज। याद रखिएगा, आप हाईलाइट करना मैं भूल गया हूँ आई थिंक, तो इसको आप याद रखिएगा। तो इसमें ए और बी के बीच में ही एक्सचेंज होगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी। और दूसरा आता है जो जनरलाइज एक्सचेंज, उसमें क्या होगा ए बी और सी, मान लो तीन लोग हैं तो जरूरी नहीं है कि ए वाला बी से एक्सचेंज करेगा या फिर बी वाला ए से ही करेगा। ए वाला सी से कर सकता है, बी वाला सी से कर सकता है, सी वाला ए से कर सकता है। मीन्स मिक्स रहेगा और ये एसिमेट्रिकल रहेगा और डिसहार्मोनिक रहेगा, तो इसको बोलते हैं जनरलाइज एक्सचेंज। मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया है नोट्स का, तो उसमें मैंने बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि क्या क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड में और क्या क्या होता है जनरलाइज में। अब ये दो टाइप के मैरिज का बात करते हैं, प्रिस्क्राइब्ड मैरिज और प्रोहिबिटरी मैरिज। प्रिस्क्राइब्ड मैरिज में क्या होता है, इसमें सिंपल स्ट्रक्चर होता है और इसमें पॉजिटिव मैरिज रूल्स होता है। इसका मतलब क्या होता है कि कहाँ कहाँ आपको शादी करना है प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा कि आपको शादी कहाँ कहाँ करना है। बट जो प्रोहिबिटरी है उसमें होता है निगेटिव मैरिज रूल्स, कि आपको कहाँ कहाँ शादी नहीं करना है ये आपको पहले से बताया जाएगा कि इस कैटेगरी में आपको शादी नहीं करना है। और इसी के बेस पे ये तीन टाइप के किनशिप स्ट्रक्चर का बात करते हैं। पहला है एलिमेंट्री, दूसरा है सेमी एलिमेंट्री और तीसरा है कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री में क्या होता है, ये होता है हाईली पॉजिटिव मैरिज रूल। अभी हमने देखा कि पॉजिटिव मैरिज क्या होता है कि आपको शादी कहाँ कहाँ करना है ये एग्जैक्टली मेंशन होता है, तो ये आता है एलिमेंट्री में। जो सेमी एलिमेंट्री होता है इसमें निगेटिव मैरिज रूल होता है, बट स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं बताई गई होती है कि आपको यहाँ पे शादी नहीं करनी है। मीन्स मोटा मोटी बता दिया जाता है, स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। जो कॉम्प्लेक्स किनशिप स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, इसमें कोई भी रूल नहीं होते हैं, इंडिविजुअल पूरे फ्री होते हैं, जहाँ भी वो चाहें वहाँ शादी कर सकते हैं। ना कोई प्रिस्क्रिप्शन होता है और ना ही कोई प्रोहिबिशन होता है। अब एक टर्म है, ये पूछा भी गया है पीवाईक्यू में कि क्यूलिनरी ट्रायंगल क्या होता है। इसका बात करते हैं स्ट्रॉस। तो क्यूलिनरी का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको हम कुकिंग के लिए यूज करते हों। तो इनके जो 4 पार्ट थे 4 मैथोलॉजीज के, उसमें से जो थर्ड वाला है इन द ऑरिजिन ऑफ टेबल मैनर्स, उसमें ये बात करते हैं क्यूलिनरी ट्रायंगल का। ये होता क्या है, इसमें फूड का बात किया जाता है और फूड को बांटा गया है 3 टाइप में, रॉ, रोटन और कुक्ड। तो जो रॉ होता है उसका मतलब कच्चा फूड, जो कुक्ड होता है उसका मतलब पका हुआ फूड, और जो रोटन होता है वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू और डीकम्पोजिशन के थ्रू रोटन हुआ होता है। तो इनका यूज ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनको कनेक्ट करना था कुकिंग को सोसाइटी से। ये बोलते हैं कुकिंग इज ए लैंग्वेज। कैसे, इसके थ्रू हम जान सकते हैं रॉ फूड या कुक्ड फूड या रोटन फूड के थ्रू कि हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था। ये अनकॉन्शियसली रिवील करता है हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर को। फिर ये बात करते हैं हॉट एंड कोल्ड सोसाइटी का। हॉट सोसाइटी का मतलब मॉडर्न सोसाइटी और कोल्ड सोसाइटी का मतलब प्रिमिटिव या ट्रेडिशनल सोसाइटी। फिर स्ट्रॉस बात करते हैं टोटेमिज्म का। इनकी बुक है टोटेमिज्म 1962, और इनसे भी पहले डरखाइम बात करते हैं टोटेमिज्म का, तो उसको आप पढ़ सकते हैं डीपली जाके। यहाँ पे जो स्ट्रॉस बात करते हैं टोटेमिज्म का, उसमें मैंने पढ़ा तो, बट उसमें लिसिड मैनर में समझाया नहीं गया है। तो जो मुझे समझ में आया, जो टर्म्स मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपको और पढ़ना हो तो जाके आप कहीं से पढ़ सकते हैं। ये बांटते हैं टोटेमिज्म को 2 टाइप में, पहला है नेचुरल और दूसरा है कल्चरल। नेचुरल में आता है 2 टाइप, कैटेगरी ग्रुप और कैटेगरी पर्सन, और कल्चरल में आता है 2 टाइप, पर्टिकुलर ग्रुप और पर्टिकुलर पर्सन। अब कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म फर्डिनांड डी सॉसर, फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल स्ट्रक्चरलिज्म लेवी स्ट्रॉस, फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी फ्रांच बोआज, फादर ऑफ जर्मन एंथ्रोपोलॉजी एडोल्फ बेस्टिन, और फादर ऑफ ब्रिटिश या फिर यूके एंथ्रोपोलॉजी ईबी टायलर। ये आपको याद करना है, एमसीक्यू में आपके काम आ जाएगा। 2 मुझे सेंटेंस मिले थे, बट वो मुझे मिले थे एमसीक्यू में, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि वो कितना सही है कितना गलत है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हो सके एग्जाम में आए तो आपका हेल्प हो जाएगा क्वेश्चंस में, कि मैरिड और अनमैरिड वुमेन का स्टडी करने के लिए स्ट्रॉस यूज करते हैं ग्राफिकल मेथड का,
ये मुझे कहीं बुक में नहीं मिला है, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं, बट एक बार आप देख लीजिएगा। दूसरा फैक्ट है ये मैथोडोलॉजिकल मॉडल का यूज़ करते हैं स्ट्रक्चरल थ्योरी के स्टडी करने के लिए। और एक और फैक्ट है ये फोनेम्स का यूज़ करते हैं। अब इनकी कुछ बुक्स हैं, वो सारी मैंने यहाँ मेंशन की हैं, सब आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा।